हे गाइस, वेलकम टू माय न्यू एपिसोड। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। वैकल्पिक विषय क्या है। सबसे पहले हम देखेंगे कि वैकल्पिक विषय क्या है और कहाँ कहाँ पर वैकल्पिक विषय है, ठीक है। और इसके बाद हम देखेंगे कि इसको कैसे चुने। आप में से सबसे ज़्यादा क्वेश्चन यही रहता है कि हम वैकल्पिक विषय को कैसे चुने, ठीक है। तो इसके बारे में हम विस्तार से बात करेंगे। चौथा हमारा पॉइंट रहेगा कि हम वैकल्पिक विषय की तैयारी कब से करें, कि हमारे लिए कौन सा समय बेस्ट है वैकल्पिक विषय की तैयारी करने के लिए, ठीक है। चलिए स्टार्ट करते हैं। और हमारा पहला टॉपिक है कि वैकल्पिक विषय क्या है। वैकल्पिक विषय क्या है, इसको जानने से पहले मैं आपको बताना चाहूँगी कि यूपीएससी ने 2013 में कुछ मेंस एग्जाम में चेंजेस किए हैं। तो सबसे पहले जान लेते हैं कि 2013 से पहले मेंस एग्जाम में क्या क्या ट्रेंड था। उसके बाद में देखेंगे कि आज ट्रेंड क्या है और 2013 से पहले क्या था, उसमें क्या क्या चेंजेस किए। तो देखिए मेंस एग्जाम में पहले 2013 से पहले क्या था। तो देखिए मेंस एग्जाम में जो जीएस का पेपर था वो 600 अंक का था और ऑप्शनल सब्जेक्ट है वो कुल दो थी ऑप्शनल सब्जेक्ट, और दोनों ही 600 अंक की, यानी कि कुल 1200 अंक की ऑप्शनल सब्जेक्ट होती थी। और जो ऐसे था वो 200 अंक का होता था। यानी कि अगर टोटल मेंस एग्जाम की बात करें, यानी कि मेंस एग्जाम के टोटल अंकों की बात करें तो वो कुल थे 2000 अंक, ठीक है। इसके बाद बात करते हैं कि आज का ट्रेंड क्या है। तो चलिए देखते हैं कि मेंस एग्जाम में अब वर्तमान समय में मेंस की मतलब एग्जाम की क्या स्थिति है। तो देखते हैं। तो देखिए अगर आज की स्थिति की बात करें मेंस एग्जाम की, तो आज जो मेंस होता है वो कुल 1000 अंक का होता है, ठीक है। यानी कि इसके अंदर तो 4 पेपर होते हैं, जीएस फर्स्ट, सेकंड, थर्ड और फोर्थ, 4 पेपर होते हैं। चारों पेपर 250 अंक के होते हैं, ठीक है। तो जीएस हो गया 1000 अंक का, ठीक है। तो जीएस पहले था ये 600 मार्क्स का, पहले था 600 अंक का और अब इसको 600 से बढ़ाकर 1000 अंक का कर दिया है। इसके बाद बात करते हैं ऑप्शनल सब्जेक्ट की। ऑप्शनल सब्जेक्ट 2013 से पहले यूपीएससी में 2 ऑप्शनल सब्जेक्ट चुननी होती थी, ठीक है। लेकिन 2013 में ऐसा चेंजेस किया है कि यूपीएससी ने ऑप्शन सब्जेक्ट 2 से हटाकर 1 कर दिए। अब आपको ऑप्शन सब्जेक्ट सिर्फ एक ही चूज करनी है, वह सिर्फ 500 अंक की है। यानी कि इसके अंदर 2 पेपर होंगे, दोनों ही 250 अंक के होते हैं। पेपर फर्स्ट और पेपर सेकंड, ये दोनों ही 250 अंक के होते हैं, यानी कि 500 अंक हो गया। इसके बाद बात करते हैं ऐसे की। ऐसे 2013 से पहले 200 अंक का था और अब इसको कर दिया गया है 250। ये चीज थी ऑप्शनल सब्जेक्ट को लेकर कि पहले इसका 2013 से इसका क्या क्या स्थिति थी मेंस एग्जाम की, आज मेंस एग्जाम की क्या क्या स्थिति है। तो आई होप कि आपको ये चीजें समझ आ गई है। अगर टोटल अंक की बात करें तो 2013 से मेंस एग्जाम पूरी मतलब मेंस एग्जाम के टोटल अंक की बात करें तो वो थी 2000 अंक की, ठीक है। और अब है कुल 1750 अंक की। तो ये चीज आपको ध्यान रखनी है। इसके बाद मतलब बात करते हैं कि वैकल्पिक विषय क्या है। तो वैकल्पिक विषय मतलब एक विषय की सूची होती है, उसके अंतर्गत अपने खुद को एक मतलब पसंद के आधार पर मैं एक सब्जेक्ट चुननी है और उसमें 2 एग्जाम देने हैं। कौन से? एक वैकल्पिक विषय फर्स्ट और एक सेकंड। ये दोनों एग्जाम में जो विषय हम चूज करेंगे वो उससे हमें ये एग्जाम देने होते हैं। तो उसके बाद हम बात करते हैं ये वैकल्पिक विषय कहाँ कहाँ पर है। तो देखिए पहले 2013 से पहले 2 थी, उसको हटाकर 1 कर दी गई। कहाँ पर? यूपीएससी में, ठीक है। यूपीएससी में जैसे ही चेंज आया तो स्टेट कमीशन ने भी कुछ चेंजेस किए। जैसे यूपी में भी 2 थी पहले, इसको हटाकर 1 कर दी गई है। बिहार पब्लिक सर्विस कमीशन में भी वैकल्पिक विषय 2 थी पहले, इसको हटाकर 1 कर दी गई है। इसके बाद हिमाचल प्रदेश में भी 1 है, ठीक है। इसके बाद आपको बताना है कि राजस्थान, छत्तीसगढ़ और मध्य प्रदेश, ये 3 ऐसे राज्य हैं जहां पर ऑप्शनल सब्जेक्ट नहीं है, इसको बंद कर दी गई है। पहले थी, अब इसको हटा दिया है। इसके बाद हम बात करते हैं कि वैकल्पिक विषय कैसा चुनना चाहिए। तो सबसे ज्यादा आपका क्वेश्चन यही रहता है कि हम
वैकल्पिक विषय कैसे चुने, विषय मतलब सबसे ज़्यादा आपके डाउट यही इस क्वेश्चन को लेकर ही रहता है। तो सबसे पहले हम देखते हैं कि किस आधार पर हमें वैकल्पिक विषय चुनना चाहिए। तो सबसे पहला आधार है पाठ्यक्रम छोटा होना चाहिए। इसका मतलब ये हुआ कि ऐसी सब्जेक्ट चुने जिसका पाठ्यक्रम छोटा हो, यानी कि हम 3 से 4 महीनों के अंतर्गत उसको हम कंप्लीट कर सकते हैं। इतना बड़ा भी नहीं, 7-8 महीने लग जाए। अगर आपने कोई सब्जेक्ट चूज किया है, मान लो कोई आपने सब्जेक्ट चूज किया है, ठीक है, और इसमें आपको लगता है कि उसमें 3 से 4 महीने लग जाएंगे मतलब उसकी तैयारी करने में, और आपको लगता है कि उसमें 260 प्लस अंक आ सकते हैं। आपको ये चीज़ कहाँ से पता चली है? जब आप मतलब पिछले कुछ सालों से 4-5 सालों से जब आप देखते हैं कि कुछ टॉप प्रश्न है, मतलब इस सब्जेक्ट में टॉप किया है, मतलब कितने हाईएस्ट अंक है उसके, ठीक है। जब आप ये चीज़ें देखते हैं तो आपको पता चल जाएगा कि मतलब किस सब्जेक्ट में कितने अंक आने चाहिए, कितने आने की संभावना है। जैसे आपने कोई सब्जेक्ट चूज किया है और आपको लगता है कि हाँ इसका सिलेबस बहुत छोटा है और मैं मतलब 3 से 4 महीनों का इसको कंप्लीट कर लूँगा या कर लूँगी, ठीक है, और आपको पता चलता है कि इसमें 260 से ऊपर अंक आने की संभावना है। और दूसरा सब्जेक्ट ऐसा है जिसमें आपको बहुत ठीक ठाक रुचि है, बहुत ज़्यादा इंटरेस्ट नहीं, बहुत ठीक ठाक है, आपको लगता है कि हाँ इसको 5 से 6 महीनों के अंतर्गत इसको अगर पढ़ेंगे तो पूरा हो जाएगा। थोड़ा सा इससे सिलेबस बड़ा है, 5 से 6 महीनों के अंतर्गत हो जाएगा। और इसमें 280 प्लस मतलब अंक आने की संभावना है। तो बेहतर ये है कि आप यही सब्जेक्ट चुने, क्योंकि पाठ्यक्रम बहुत थोड़ा सा बड़ा होती चलता है, क्योंकि यूपीएससी में सबसे ज़्यादा चीज़ मायने रखती है वो होती है अंक, ठीक है। जिस सब्जेक्ट में अंक ज़्यादा आने की संभावना है आप उसी सब्जेक्ट को लीजिए जिसमें अंक बहुत ज़्यादा आने की संभावना है। जैसे आपको इस सब्जेक्ट में 20 अंक ज़्यादा आने की संभावना मतलब बेनिफिट है, तो आप यही सब्जेक्ट चुने, चाहे वो थोड़ा सा बड़ा भी हो तो आपको मेहनत कर लेनी चाहिए। तो ये था सिलेबस छोटा हो और 3-4 महीनों के अंदर पूरा होना चाहिए, बट ज़्यादा अंकों वाला हो तो वो सुने। इसके बाद हम बात करते हैं रुचि। इसके बाद बात करते हैं कि हमें ऐसा सब्जेक्ट लेना चाहिए जिसमें हम इंटरेस्ट हो, बहुत ज़्यादा हमें रुचि हो उसके अंतर्गत। ऐसा विषय भी नहीं लेना चाहिए जिसमें हम मतलब पढ़ने में बहुत ज़्यादा इंटरेस्ट भी नहीं हो, कुछ याद भी नहीं होता हो, तो ऐसी सब्जेक्ट नहीं ले। ऐसी ले जिसमें हमारी सामान्य रुचि हो, यानी कि हम उसको 3-4 महीनों अगर पढ़ ले तो मतलब हम उसके अंदर रुचि बना लेंगे, तो ऐसी सब्जेक्ट चुने। अगर मान लो आपने कोई सब्जेक्ट चुनी है जिसके अंदर आप बहुत ज़्यादा रुचि है, ठीक है, मान लो आपने कोई सब्जेक्ट चुनी है, इसमें आपकी रुचि बहुत ज़्यादा है, ठीक है, आपने इसी आधार पर सब्जेक्ट चुना है, अगर कि मुझे वही सब्जेक्ट चुनना है जिसमें मेरा इंटरेस्ट बहुत ज़्यादा है, अगर आपने वो सब्जेक्ट चुना है और आपने पाया है कि मतलब सब्जेक्ट चूज किया है, ठीक है, और आपका उसमें इंटरेस्ट बहुत ज़्यादा है और आपने वो सब्जेक्ट चूज किया है, अब आपको क्या करना है कि 3 या पिछले 4-5 सालों के अंतर्गत क्या कोई टॉपर ने इस सब्जेक्ट में मतलब टॉप किया है, कोई अच्छे मार्क्स हासिल किए हैं, तो ये आपको देखना है, ठीक है। और आपने पाया कि इसके अंतर्गत कुछ खास अंक नहीं आ रहे हैं, मतलब 280 270 प्लस आ रहे हैं, 270 प्लस आ रहे हैं अंक। आपने पाया है कि मेरी एक ऐसा सब्जेक्ट जिसके अंतर्गत मेरी बहुत ज़्यादा रुचि है लेकिन उसमें अंक बहुत खास नहीं आ रहे, ठीक ठाक आ रहे हैं, ठीक है। और एक ऐसी सब्जेक्ट चुनी है जिसके अंतर्गत आपकी रुचि बहुत ज़्यादा तो नहीं है बट ठीक ठाक है, कि आप 3 से 4 महीनों के अगर आप पढ़ेंगे तो देखिए कोई भी सब्जेक्ट ऐसे नहीं है कि हम मतलब पढ़ते हैं और हमें उसके अंदर रुचि मतलब जागृत नहीं होती है और हमें समझ नहीं आती है। अगर हम पढ़ते हैं 3-4 महीनों में तो हमें वो चीज़ कवर हो जाती है, हम उस सब्जेक्ट को कवर कर लेते हैं, ठीक है। तो आपने कोई सब्जेक्ट चुनी है और उसके अंदर का आपकी रुचि ठीक ठाक है, ज़्यादा तो नहीं है बट ठीक है, ठीक है। और आपने जैसे ही पिछले 4-5 सालों में रिजल्ट देखा है, उसकी स्थिति देखी है स्कोर की, तो आपने पाया कि उसके अंतर्गत अंक है वो बहुत ज़्यादा आ रहे हैं। आपको यही देखना है कि जिस सब्जेक्ट में अंक बहुत ज़्यादा आ रहे हैं वही चूज करेंगे, और आपने पाया कि बहुत ज़्यादा अंक आ रहे हैं, तो बेहतर ये है कि आप बहुत ज़्यादा रुचि वाली सब्जेक्ट ना चुने, वही चुने जिसके अंतर्गत बहुत ज़्यादा अंक आ रहे हैं और आप 3 से 4 महीनों के अंतर्गत ये सब्जेक्ट को आप कंप्लीट कर लेते हैं, तो आप ये सब्जेक्ट चुने, ठीक है। इसके बाद बात करते हैं पृष्ठभूमि की।
सबसे ज़्यादा कंफ्यूजन नहीं रहता है कि हमें वही सब्जेक्ट चुननी चाहिए जो हमें मतलब ग्रेजुएशन कंप्लीट किया हो जिस सब्जेक्ट में, क्या हमें वही चुननी चाहिए या फिर कोई दूसरी भी चुन सकती है। तो मैं आप लोगों को बताना चाहूँगी कि आप वही सब्जेक्ट अगर चुनते हैं तो आपको थोड़ा बहुत बेनिफिट होगा। आप जो ग्रेजुएशन जिस सब्जेक्ट से आप कंप्लीट करते हैं, अगर आप वही सब्जेक्ट चुनते हैं थोड़ा बहुत आपको बेनिफिट मिलता है। लेकिन ऐसा जरूरी नहीं है कि आपने मतलब ग्रेजुएशन कंप्लीट किया है जिस सब्जेक्ट में, आप सब्जेक्ट लो या नहीं लो, ये कोई ज़रूरी नहीं है। अगर आपको लगता है कि हाँ वो चीज़ मतलब वो सब्जेक्ट मेरे इंटरेस्ट है और इसमें अंक भी अच्छे आ रहे हैं, पिछले कुछ सालों में अंक इसका स्कोर भी अच्छा है और मेरा इस सब्जेक्ट में बैकग्राउंड भी है, तो आप उस सब्जेक्ट को लीजिए। बहुत सारे ऐसे टॉपर्स हैं जिनके मतलब बैकग्राउंड और जो ऑप्शनल सब्जेक्ट को लेकर कोई लिंक भी नहीं रहता, फिर भी उन्होंने टॉप किया, अच्छे अंक हासिल किए। तो ऐसा जरूर नहीं है कि बैकग्राउंड वाला ही सब्जेक्ट ले, अन्य भी ले सकते हैं। तो ये थी बैकग्राउंड से रिलेटेड बातें। इसके बाद हम बात करते हैं अंकदय। ऐसा सब्जेक्ट चुना है जिसमें हमें बहुत ज़्यादा अंक आने की संभावना हो। यूपीएससी में बहुत ज़्यादा मायने रखती है एक चीज़ जो होती है अंक। तो आपको अंक के आधार पर ही ऑप्शन सब्जेक्ट चुननी है। तो आपको अंक का निर्धारण कैसे करना है कि आपने जैसे एक सब्जेक्ट चुनी है, आप कैसे पता लगाना है कि ये सब्जेक्ट अंकदायी है या नहीं। मतलब ज़्यादा अंक तो सभी में आते हैं लेकिन बराबर नहीं आते, कुछ में ज़्यादा आते हैं और कुछ में कम भी आते हैं, ठीक है। तो आपको अंक का निर्धारण कैसे करना है कि सब्जेक्ट के अंतर्गत मुझे ज़्यादा अंक आएंगे या अंक आने की संभावना है। तो आपको क्या करना है कि पिछले 4-5 सालों के अंतर्गत आपको देखना है कि जो आपने चूज किए सब्जेक्ट, उस सब्जेक्ट में क्या कोई टॉपर ने 300 प्लस अंक हासिल किए या नहीं। 300 प्लस अंक ही आप वही सब्जेक्ट चुने जिसके अंतर्गत 300 प्लस अंक आने की संभावना हो, ठीक है। और देखिए जो हम ऑप्शन से जो लेते हैं वही हमारे सिलेक्शन का आधार होती है, क्योंकि हम इसके अंतर्गत जितनी बहुत ज़्यादा मेहनत करके अंक हासिल कर सकते हैं और हमारी यही ऑप्शनल सब्जेक्ट ही हमारा सिलेक्शन का आधार होती है। तो वैकल्पिक विषय का फैसला आप बहुत सोच समझ कर लीजिए, क्योंकि अंक बहुत ज़्यादा मायने रखते हैं, इसलिए वही सब्जेक्ट चुने जिसमें बहुत ज़्यादा अंक आने की संभावना हो। अगर ओवरऑल बात करें कि एक पॉइंट होते हैं जिसका विशेष ध्यान रखना है ऑप्शनल सब्जेक्ट चुनने पर, जैसे वही सब्जेक्ट आप चुने जिसमें आपको लगे कि हाँ 300 प्लस आने की संभावना है, ठीक है, वही सब्जेक्ट चुने। और ये मैंने आपको बता दिया है कि बैकग्राउंड हो भी या नहीं भी हो, आपको अगर कंफ्यूजन है तो आप इसको दूर कर लीजिए कि आपको बैकग्राउंड हो या नहीं हो, आप कोई भी सब्जेक्ट चुन सकते हैं। इसके बाद पिछले 5 वर्षों में उसके अंक अच्छे आने चाहिए, मतलब उसका स्कोर अच्छा हो, वही सब्जेक्ट चुने। इसके बाद बात करते हैं कि इसकी मतलब ऑप्शनल सब्जेक्ट की तैयारी कब से स्टार्ट करें, मतलब सही समय क्या है तैयारी करने का। तो देखिए अगर आपने प्रीलिम्स मतलब कवर कर ली है, कंप्लीट कर ली है, और उसके बाद अगर आप ऑप्शनल सब्जेक्ट की तैयारी स्टार्ट करते हैं तो उसमें क्या होता है कि प्रीलिम्स और मेंस एग्जाम में लगभग 4 महीनों का अंतर होता है, गैप होता है, उसके बाद मेंस एग्जाम होता है। तो आप 4 महीनों के अंतर मतलब ऑप्शनल सब्जेक्ट की तैयारी नहीं कर सकते, क्योंकि इसमें कुछ अन्य चीज़ें भी पढ़नी होती है। जैसे हम पिछले जो टाइम में हैंड नोट्स बनाए हैं वो भी वापस पढ़ना होता है, सेल्फ स्टडी से जो भी आपने किया है वो कुछ वापस रिवीजन भी करना होता है। तो इन 4 महीनों के अंतर्गत आपको रिवीजन करना होता है और प्रैक्टिस टेस्ट भी देने होते हैं। मैंने आपको एक वीडियो बताया था कि मतलब प्रीलिम्स के लिए आपको 70 से 80 टेस्ट देने होते हैं और मेंस में आपको प्रैक्टिस करनी है अगर तो आपको 40 से ज़्यादा प्रैक्टिस पेपर देने हैं। तो ये सारे काम आप इसी मतलब समय में आप करेंगे। मतलब प्रीलिम्स होने के बाद जैसे ही मेंस में 4 महीने रहता है तो उसमें आपको रिवीजन करना है, प्रैक्टिस टेस्ट देने हैं 40 से ज़्यादा, और साथ ही साथ करंट अफेयर्स भी देखना है आपको। तो कुछ ज़्यादा भी चीज़ें इनमें देखनी होती है, तो इसके अंतर्गत आप ऑप्शनल सब्जेक्ट तैयार नहीं कर सकते। अगर इतने कम समय अगर आप तैयार कर भी लेते हैं तो ज़्यादा तैयार नहीं होते हैं, इसमें अच्छे आने की संभावना फिर नहीं रहती है। तो बेहतर है कि आप ऑप्शनल सब्जेक्ट की तैयारी प्रीलिम्स स्टार्ट होने से पहले ही कर लें, ठीक है। जो भी आपने चुनी है ऑप्शनल सब्जेक्ट उसकी तैयारी आप प्रीलिम्स एग्जाम शुरू होने से पहले 2 महीने पहले ही आप उसकी तैयारी कंप्लीट करके और रख देनी है। आपको बस उसका रिवाइज करना है, मतलब उसका रिवीजन करना है कब, जब प्रीलिम्स कंप्लीट होने के बाद जब आपका मेंस होता है तो 4 महीनों के अंदर आपको इसका रिवीजन करना है। तो इसका यही समय है कि आपको प्रीलिम्स से 2-4 महीने पहले ही आपको ऑप्शनल सब्जेक्ट की तैयारी कर लेनी चाहिए। तो इसके बाद अगर बात करते हैं कि हिंदी मीडियम में और कुछ अन्य
सब्जेक्ट है ऑप्शनल सब्जेक्ट, उसकी क्या क्या मैक्सिमम मार्क है। तो देखिए 2013 से 2018 के बीच हम बात करेंगे, ठीक है। 2013 से 2018 के बीच हिस्ट्री में मैक्सिमम मार्क है 310, ये मार्क मैक्सिमम मार्क है। इसके बाद बात करते हैं पॉलिटिकल साइंस की। पॉलिटिकल साइंस में 312, ज्योग्राफी में 305 और सोशियोलॉजी में 307, संस्कृत साहित्य में 310। ये है हिंदी मीडियम की बात हो रही है, ठीक है। और फिलोसॉफी में 295, इसके बाद हिंदी साहित्य में 344। तो ये चीज़ है, मतलब हिंदी मीडियम में ये स्थिति है। ये कुछ जो वैकल्पिक विषय है जो मतलब पिछले कुछ सालों में बहुत अच्छे स्कोर हासिल कर रही है। तो आपको क्या चूज करनी है, कौन सी सब्जेक्ट चूज करनी है, ये आप फैसला ले। ये है वैकल्पिक विषय की मतलब चूज करने का आधार है। इसके अलावा कुछ और भी चीज़ें हैं वैकल्पिक विषय को अगर चूज करने से पहले आपको देखनी चाहिए, वो है करंट अफेयर्स से संबंधित ना हो, यानी कि ऐसा सब्जेक्ट जो करंट अफेयर से संबंधित, यानी कि उसका जो पाठ्यक्रम है वो मतलब हर साल, जैसे आपने पिछले साल उसका आंसर अलग लिखा तो अब अगर लिखेंगे तो थोड़ा अलग लगेगा, क्योंकि उसके अंतर्गत करंट अफेयर्स की चीज़ें आ गई है, ठीक है। तो ऐसा हमें मतलब सब्जेक्ट चुनना है जिसके अंतर्गत करंट अफेयर्स ज़्यादा संबंधित ना हो उसका करंट अफेयर से। और मतलब जैसे हिस्ट्री है, तो हिस्ट्री का जो इतिहास है कितने सालों से वही रहा चलता आ रहा है, उसको चेंजेस नहीं होते हैं। तो मैं तो एग्जाम्पल के तौर पे आपको बता रही हूँ कि जैसे हिस्ट्री है, हिंदी साहित्य है, ऐसे सब्जेक्ट है जिसमें मतलब सिलेबस चेंज नहीं होता है। तो आप यही कोशिश करें कि उसका जो तालमेल है ज़्यादा करंट अफेयर से ना रहे। इसके बाद वही सब्जेक्ट चुने, यही ज़्यादातर कंफ्यूज भी रहते हैं कि हमें वही सब्जेक्ट चुने चाहिए जिस पर बुक्स नोट्स मिल सके अच्छे से। और एक और विशेष ध्यान रखनी है कि ऐसी सब्जेक्ट चुने जिसमें आपको प्रीलिम्स में भी आपको लाभ हो और मेंस में भी उससे रिलेटेड क्वेश्चन आते हो जिसमें आपको लाभ हो मेंस में भी। और यहाँ तक कि यूपीएससी का जो अंतिम चरण होता है इंटरव्यू, वहाँ तक भी आपको वह सहायता दे सके। कोशिश यही करनी चाहिए कि हमें वो सब्जेक्ट लेना चाहिए। तो ये थी मतलब कैसे चुने उससे संबंधित कुछ बातें थी आपको बतानी थी कि ये है बेसिक मतलब चीज़ें जो आपको वैकल्पिक विषय चुनने से पहले आपको ये जाननी चाहिए, ये देख लेनी चाहिए। तो इसके बाद हम बात करेंगे कि वैकल्पिक विषय का जो पेपर होता है उसका पैटर्न किस प्रकार से आता है और यूपीएससी में कौन कौन सी वैकल्पिक विषय होती है। अब देखते हैं कि यूपीएससी में वैकल्पिक विषय कौन कौन सी है। एग्रीकल्चर, एनिमल हस्बेंड्री एंड वेटरनरी साइंस, एंथ्रोपोलॉजी, बॉटनी, केमिस्ट्री, सिविल इंजीनियरिंग, कॉमर्स एंड अकाउंटेंसी, इकोनॉमिक्स, इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग, ज्योग्राफी, हिस्ट्री, लॉ, मैनेजमेंट, मैथ। इसके बाद है मैकेनिकल इंजीनियरिंग, मेडिकल साइंस, फिलोसॉफी, फिजिक्स, पॉलिटिकल साइंस एंड इंटरनेशनल रिलेशन, साइकोलॉजी, एडमिनिस्ट्रेशन, पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन, सोशियोलॉजी, स्टैटिस्टिक्स और जूलॉजी। तो ये थी वैकल्पिक विषय, ठीक है। और ये है भाषा साहित्य वैकल्पिक विषय। तो देखिए भाषा साहित्य वैकल्पिक विषय कौन कौन से है। असमिया, बंगाली, बोडो, डोगरी, गुजराती, हिंदी, कन्नड़, कश्मीरी, कोंकणी, मैथिली, मलयालम, मणिपुरी, मराठी, नेपाली, उड़िया, पंजाबी, संस्कृत, संथाली, सिंधी, तमिल, तेलुगु, उर्दू और अंग्रेजी। ये थी भाषा का साहित्य वैकल्पिक विषय। अब चाहे कौन सी भी वैकल्पिक विषय ले, लेकिन पेपर होता है वो सेम ही आता है सब में, ठीक है। तो जानते हैं कि पेपर वैकल्पिक विषय किस तरह से आता है। तो देखिए वैकल्पिक विषय का दो पेपर होते हैं। आप कौन सी भी वैकल्पिक विषय लेंगे उसके दो पेपर होते हैं, पेपर फर्स्ट और पेपर सेकंड। पेपर फर्स्ट और पेपर सेकंड दोनों ही दो खंडों में बटे हुए आते हैं। पेपर फर्स्ट क भाग और ख भाग दो भागों में बटे हुए आते हैं। क भाग में क्वेश्चन 1 से 4 तक आते हैं, क्वेश्चन फर्स्ट, सेकंड, थर्ड और फोर्थ। पेपर फर्स्ट होता है दो भागों में बटा हुआ आता है, क भाग और ख भाग। क भाग में 1 से 4 तक क्वेश्चन आते हैं और ख भाग में 5 से 8 तक क्वेश्चन आते हैं। कुल 8 क्वेश्चन आते हैं जिसमें से आपको 5 क्वेश्चन अटेंड करने हैं और 3 आपको छोड़ देने हैं। पांच क्वेश्चन कौन कौन से करने हैं। देखिए जो क भाग का जो पहला प्रश्न है और जो ख भाग का 5वां प्रश्न, ये दोनों ही प्रश्न अनिवार्य रूप से आपको करने ही करने हैं, ठीक है। इसके बाद पीछे बचे 3 प्रश्न।
3 प्रश्न आपको किसी एक ही पार्ट से लगातार नहीं करने। जैसे आपने ये कर लिया, ये दोनों अनिवार्य है, इसके बाद में आपने ये कर लिया और ये कर लिया, ये कर लिया, ये नहीं चलेगा। मतलब आप किसी भी पार्ट से तीनों ही एक साथ नहीं कर सकते हैं, मतलब तीनों एक नहीं कर सकते। या आपको एक तरफ से एक करना है और दूसरी तरफ से आप कोई भी कर सकते हैं, छठा कीजिए, आठवां कीजिए, सातवां आठवां की कोई भी 2 कर सकते हैं। या फिर आप इधर से 1 कीजिए और इधर से 2 कीजिए। आप लगातार 3 नहीं कर सकते, नहीं इधर से करेंगे और नहीं इधर से करेंगे, ठीक है। और विशेष ध्यान रखना है आपको कि यहाँ से पहला प्रश्न और 5वां प्रश्न अनिवार्य है, अनिवार्य से आपको करना ही करना है। कोई 5 प्रश्न करने हैं, लगातार कोई 3 प्रश्न नहीं करने हैं। इसके बाद प्रत्येक प्रश्न आता है वो 50 अंक का होता है। और आपको पता ही है कि एक जो पेपर होता है वो कुल 250 अंक का होता है। जैसे ही फर्स्ट पेपर होता है वैसे ही वैसे सेकंड पेपर होता है। ये भी 2 भागों में बटा हुआ आता है, भाग क और भाग ख। इसमें भी भाग क में 1 से 4 प्रश्न होते हैं और भाग ख में 5 से 8 क्वेश्चन होते हैं। पहला और 5वां इसमें भी दोनों ही अनिवार्य रूप से आपको करने हैं। और 3 पीछे बचे वो किसी एक पार्ट से लगातार नहीं करने हैं। आपने 2, 3, 4 कर लिया या फिर 6, 7, 8 कर लिया, ऐसे नहीं करने आपको। दोनों ही पार्ट से या फिर एक पार्ट से 1 करना है, दूसरे पार्ट से 2 करने हैं, या इधर से आपने 1 कर लिया तो इधर से आपको 2 करने हैं। तो ये थी मतलब पेपर किस तरह से आते हैं। आप कोई भी वैकल्पिक विषय ले, पेपर पैटर्न यही रहता है, लगभग सारे विषय में यही रहता है, ठीक है। तो ये थी वैकल्पिक विषय को लेकर ये सारी चीजें। तो ये था आज का एपिसोड। तो आज का एपिसोड यही खत्म करते हैं, मिलते हैं आपसे अगले एपिसोड में।